नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? अपने यहाँ पे हिंदी साहित्य बात कर रहे थे। हिंदी साहित्य में इतिहास को हम जो है यहाँ पे क्लियर कर रहे थे। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पे जो है वो लगाई जा रही हैं। इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसका एक पार्ट हमने कर लिया था। आज इतिहास लेखन की परंपरा का जो सेकंड क्लास है वो यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगी। और इसमें हम यहाँ पे प्रमुख जो इतिहासकार हैं उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको लेके बात करेंगे। और इससे आगे वाली जो क्लास रहेगी वो काल विभाजन को लेके रहेगी। आज वीडियो थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आज नहीं डाला गया है। और कल की तारीख में जो है अगला जो इतिहास का जो काल विभाजन था हिंदी साहित्य का, उसको लेके हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आज जो अपनी क्लास है वो इतिहास की लेखन परंपरा की जो पहली क्लास थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी क्लास यहाँ पे आज स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है इसमें हम बात करें तो 993 ईस्वी जो है उससे हिंदी की जो है वास्तविक शुरुआत जो है वो मानी जाती है। लेकिन लगभग बात करें 900 वर्षों तक हिंदी साहित्य इतिहास का जो है वो प्रणयन नहीं हुआ था। 900 सालों तक हिंदी का विकास नहीं हुआ था, हिंदी साहित्य की शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन 993 ईस्वी से जो है वास्तविक शुरुआत जो है इसकी मानी जाती है। बात करें, फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था गारशा दे तासी, भारत आए थे। थोड़ा सा मैं इसका कलर जो है वो पेन का चेंज कर लेता हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा सा कम इसमें दिखाई दे रहा होगा। गारशा दे तासी, ये दिख रहा होगा। गारशा दे तासी जो थे वो भारत आए थे सन 1835 में। और विभिन्न पुस्तकालयों में जो है हिंदी साहित्य की इतिहास की खोजने की वो इच्छा उनकी थी और वो खोज भी रहे थे। लेकिन अंत में उनको जो है निराशा ही हाथ में लगी थी। और बात करें लास्ट में तो इस निष्कर्ष पर वो पहुँचे थे कि भारत में रहकर मैं यहाँ के समृद्ध जो इतिहास है वो यहाँ पे लिखूँगा, वो उनके मन में जो है वो अंत में आया था। बात करें 1839 में, बहुत अच्छा प्रयास हम इनका कहेंगे। 1839 ईस्वी में, यानी लगभग 4 सालों की जो मेहनत थी उनके बाद में हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वो गारशा दे तासी ने किस नाम से लिखा था? द इस्तवार लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस नाम से जो है वो ये लिखा गया था। इसकी भाषा जो थी वो फ्रेंच भाषा थी, फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया था। और यह इतिहास ग्रंथ मानक इतिहास की संज्ञा तो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इन्होंने अच्छा प्रयास जो है वो सबसे पहले जो है वो किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि जो है इनको ये मिली है वास्तव में, कि इन्होंने जो है वो इस चीज़ की कम से कम शुरुआत जो है वो इन्होंने की है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे मानी जाएगी। और इसके पीछे जो है वो अनेक कारण रहे हैं, वो क्या रहे हैं जिसके वजह से इनको इतिहास से मानक इतिहास की जो संज्ञा है वो इनको नहीं मिल पाई। उसका एक प्रमुख कारण मैं कहूँगा अकारादिक्रम था। अकारादिक्रम का मतलब ये रहेगा कि ऐसे शुरू होने वाले जो भी नाम थे वो सबसे पहले आए। और जैसे मान लो क्षय से है, जैसे मैं प्रेमचंद की बात करूँ तो ये पै से शुरू होता है तो इनका नंबर लास्ट में आया। चाहे जन्म स्थान जैसे बात करें, तुलसीदास जी पहले के थे तो तुलसीदास जी पहले के थे। और अगर किसी के नाम की शुरुआत होती है ऐसे तो वो नाम पहले आ गया। तो ये थोड़ा सा इसमें वर्णानुक्रम जो पद्धति थी वो वास्तव में गलत थी। अल्फ़ाबेटिकल रूप में कवियों को इन्होंने स्थान दिया था, जो बिल्कुल ही गलत हम भी मान सकते हैं कि वो वास्तव में गलत था। लेकिन प्रयास इनका जो है वो काफ़ी अच्छा था। तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है। नोट्स रूप में आप इसको बढ़िया तरीके से जो हो तैयार कर सकते हैं। आसानी से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आराम से आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। अच्छे नोट्स यहाँ पे जो हो पूरे के पूरे जो हो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से आपको पूरा इतिहास है, इसके अलावा हिंदी में जो भी होगा वो सारा मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो 1847 में देखिए इसका दूसरा जो भाग था गारशा दे तासी का, तो वो दूसरा जो भाग था वो प्रकाशित हुआ था। और तासी का इतिहास दो भागों में है, एक तो 1839 में है और दूसरा जो है वो 1847 में जो है प्रकाशित हो जाता है। बात करें 1871 में तासी के इतिहास का जो दूसरा संस्करण था
वो निकला जो काफ़ी परिष्कृत मात्रा में थे, यानी काफ़ी ज़्यादा उसमें शुद्धिकरण था। और बात करें 1883 में तो मध्य प्रदेश के राजा थे, इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये राजा जो थे वो नाम था उनका शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज नाम से इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें लिखा, और इस इतिहास को भी मानव इतिहास की संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकी। किंतु ये जो संकलन था हिंदी के लिए वास्तव में जो है वरदान साबित हुआ था। और इसमें शिव सिंह सेंगर ने विभिन्न कवियों को जो जीवन परिचय है, साहित्य है आदि को प्रस्तुत जो है वो यहाँ पे किया गया था। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो इन्होंने अच्छा काम किया है। वास्तव में जो गारशाद तासी थे उसके बाद में इनका प्रयास जो है काफ़ी सराहनीय रहा है, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि देखो 1840 के बाद में 80 तक वो गए हैं। लगभग 43 साल बाद में ये प्रयास फिर से शिव सिंह सेंगर के द्वारा, राजा के द्वारा ये जो है शिव सिंह सरोज जो इतिहास ग्रंथ है वो लिखा गया। बहुत बड़ी उपलब्धि ये मानी जाएगी। फिर बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन ने उत्तर भारत में जो है अंग्रेज़ी सरकार की तरफ से दिए गए प्रोजेक्ट, अंग्रेज़ सरकार ने दिया था कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना करके इसका हिंदी अनुवाद बात करें भाषा सर्वेक्षण के नाम से जो है वो करवाया गया। और बात करें 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ इंडिया। तो ये नाम जो है 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इतिहास का प्रणयन किया गया, और यह इतिहास मानक संज्ञा प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन पहली बार इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन था वो दिया गया। तो 1888 में ये अच्छा प्रयास जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काल विभाजन के बाद ग्रियर्सन ने भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल यहाँ पे कहा है। और 1913 में बात करें मिश्र बंधुओं ने जो है, जिसमें कौन कौन थे, एक सुखदेव बिहारी थे, श्याम बिहारी थे, कृष्ण बिहारी थे, और इन्होंने तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद की जो है वो यहाँ पर रचना की 1913 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का इतिहास 3 भागों में लिखा, जिसका अंतिम भाग चौथा जो भाग था वो 1914 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था। और गणेश बिहारी मिश्र की बात करें तो मिश्र बंधुओं में वो शामिल नहीं थे। क्योंकि उनकी साहित्य में रुचि का अभाव था। और हिंदी साहित्य का पहला मानक इतिहास की बात करें, इम्पोर्टेंट लाइन है, कई बार यहाँ पे सवाल आया है, 1929 में ये प्रयास रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और नाम रखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। इस नाम से 1929 में जो है मानक इतिहास की रचना हुई है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और इस मानक इतिहास के बाद अनेक इतिहास ग्रंथ जो हैं वो सामने आते गए, और वैसा जो है प्रयास किसी ने नहीं किया जैसा 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। बहुत बड़ी बात ये मानी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, प्रमुख इतिहास ग्रंथों की भी बात हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पहले इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में काल विभाजन का अगला वीडियो जो है वो डाला जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको डेली मिलेगा, 1-2 दिन का कहीं स्पेस मिल सकता है आपको, बाकी आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। देखिएगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल व हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के जो लेखक हैं वो माने गए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि अच्छे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। देखिएगा अगला, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है या आदिकाल की जो भूमिका है, ये ग्रंथ लिखा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। क्या लिखा गया? हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का आदिकाल की भूमिका। अगला है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। तो सुबोध इतिहास की बात करें तो वो लिखा गया है बाबू गुलाब राय के द्वारा। और ये है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये है बच्चन सिंह के द्वारा। तो अगला यहाँ पे रहेगा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये है डॉक्टर नामवर सिंह है। और ये पुस्तक इन्होंने जो लिखी है MA फाइनल के जो शोध छात्र के रूप में जो है इन्होंने नामवर सिंह ने ये पुस्तक की रचना की है। आगे देखें, हिंदी में रासो काव्य परंपराएं उनकी भाषा, ये जो रचना है वो नामवर सिंह की रचना है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास बहुत बार परीक्षाओं में आया है, तो यह है गणपति चंद्र गुप्त का। आगे बात करें हिंदी साहित्य युग प्रवृत्तियाँ, तो ये डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जो है इनके लेखक माने जाते हैं। अगला रहेगा रीतिकाल की भूमिका, तो उसके रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। और
10वें नंबर की बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ये संपादित रचना है, इनकी मूल रचना ये नहीं मानी जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्पेशल नोट्स आपके लिए आज यहाँ पे देखिएगा। हिंदी में 3 रसवादी आलोचक माने गए हैं। पहले रहेंगे डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र और तीसरे हैं बाबू गुलाब राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको लगा लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण ये सवाल रहने वाले हैं। बात करें कि सरहप्पा को सरोज वज्र या राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पेशल नोट्स आप सबके लिए। भक्तमाल के रचयिता अगर आपको पूछे तो वो बताना है आपको नाभादास। और गलता तीर्थ की जो स्थापना है वो किसने की थी, वो की थी कृष्णदास पियहारी ने। और एकांकी सम्राट जो है वो माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, क्योंकि इनकी दीपदान जो रचना थी उसी पर इनको एकांकी सम्राट कहा गया। पृथ्वीराज रासो को जो है वो सुख सुखी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसकी बात भी हम जो है आगे जो भी आदिकाल प्रारंभ होगा उसमें रासो जो साहित्य होगा उसमें हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद जो है उसको कहा है पृथ्वीराज रासो को, जो कि चंद बरदई इनके लेखक माने जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बनी रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।